जय हिंद। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022 का क्वेश्चंस पेपर का सल्यूशन, वो ऑब्जेक्टिव्स जो कि 10th क्लास की है और वो मैथमेटिक्स क्वेश्चंस है। और मैं आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ जिसकी संख्या है 60 है। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका आया है कि 200 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घातांक कितना होगा। घातांक कहने का अर्थ है कि किसी भी संख्या के ऊपर जो पावर्स होती है उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं उसको हम कहते हैं घातांक। तो सबसे पहले 200 का फैक्टर करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि उसके ऊपर जो 2 का पावर है वो कितना है। तो सबसे पहले 200 का फैक्टर करते हैं। तो 200 का फैक्टर होगा 2 × 2 5 ये है। तो इसको आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं 2 to the power 3 × 5 to the power 2। तो 2 के ऊपर का जो घातांक है मतलब कि पावर है वो आपका हो गया इसका आंसर। मतलब 2 के ऊपर जो घातांक है वो आपको पूछा जा रहा है। 2 के ऊपर घातांक कितना है जी 3 है। तो आपका बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चंस में है निम्न में कौन बहुपद है। बहुपद में हम जो डिटरमाइन करते हैं वो कैसे करते हैं बहुपद में कि कौन बहुपद है कौन नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसमें जो आपका चर पद है, चर पद करने का मतलब जिसका मान मतलब बदला जा सके, जो फिक्स नहीं होती। तो जैसे x हो गया, y हो गया, ये सब आपका चर है। 2 हो गया, 1 हो गया, ये सब आपका चर है। 5 अचर है। तो इसमें से जो चर पद है, चर पद के ऊपर जो है पावर होनी चाहिए वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। तो चर के ऊपर अगर पावर होल नंबर है तो वो बहुपद होगी, अगर उसके ऊपर पावर होल नंबर नहीं है तो उसकी बहुपद नहीं होगी। तो सबसे पहले यहां देखते हैं 2√x है। तो 2√x कहने का क्या मतलब है, x के ऊपर पावर कितना है 1/2। तो 1/2 एक फ्रैक्शन नंबर है, ये होल नंबर के अंतर्गत नहीं आती। इसका मतलब ये आपका जो है बहुपद नहीं है। सेकेंड देखते हैं कि 5 × x to the power 1 और 1 आपका होल नंबर है, इसका मतलब भी आपका बहुपद है। नेक्स्ट देखते हैं x पर पावर 1/x है। तो इसको अगर हम करें ऐसे तो इसको लिखेंगे 1 to the power -1। तो -1 आपका क्या है, इंटीजर है, होल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये आपका बहुपद नहीं हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कि ये तो आपका होल नंबर है बट इसके लिए देखते हैं क्या, इसके लिए माइनस कितना है 10 to the power x to the power -2। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो -2 है और ये -2 आपका इंटीजर है। ये होल नंबर नहीं होने के कारण ऑप्शन डी नंबर भी ऑप्शन करेक्ट नहीं। तो आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चंस तो आप देख ही चुके हैं और आपके पास क्वेश्चंस होगी भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर। 3 नंबर में बोला जा रहा है कि 125 तथा 425 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो महत्तम समावर्तक तो आप समझ ही रहे हैं, महत्तम समावर्तक आप लोग एचसीएफ के नाम से भी जानते हैं। तो आप महत्तम समावर्तक 2-4 मेथड से निकाल सकते हैं। डिवीजन मेथड है आपके पास, यूक्लिड का मेथड भी है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है, दूसरा और सब मेथड से हम एक नई चीजें भी बताएंगे। आप लोग देखिए ये क्वेश्चन हम इधर कर रहे हैं, आपको दिख रही होगी शायद। तो सबसे पहले इसमें कुछ नहीं करना है, इसका जो 2 नंबर्स हैं वो है 125 और 4, इसको डिवाइड कर ले। इसको सब्ट्रैक्ट कर ले। 1 4 20 देखिए क्लियर 4 25 1 2 5 कीजिएगा तो आएगा 3 0 0। तो देखिए ये सबसे बेसिक किससे कट रहा है, 10 से तो कट ही रहा है, 5 से जितनी बड़ी से बड़ी संख्या महत्तम संख्या लेनी है। 125 से ये 300 डिवाइड नहीं हो रही, इसका मतलब नहीं होगा। 300 डिवाइड 25 से हो रही है, इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना हो सकता है 25 हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 25 सबसे बड़ी संख्या बोलती है। महत्तम कहने का मतलब वैसी संख्या है जो महत्तम कॉमन हो उसके समा अपवर्तक में। तो आगे एचसीएफ की क्लास ली जाएगी जिसमें आपको विशेष रूप से बताया जाएगा। दूसरे मेथड से आप इसको बना सकते हैं। कैसे, देखिए इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं कि इससे इसमें डिवाइड दे करके फिर रिमाइंडर मेथड से मान निकालेंगे। तो इसमें करेंगे 4 to 5 को भाग किया जाएगा 1 to 5 से। इसको 3 टाइम कर देते हैं
तो 75 375 इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 5 इसको कीजिएगा तो नहीं, इधर 12 आ गई है, 50 आ गया। 125 इसको 2 टाइम कीजिएगा, 100 आएगी, 25 आएगी या 50 आ गई, 2 टाइम में फुल्ली है, कट जाएगा और आपका एचसीएफ आ गई 25। एक ये है, एक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, उस मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमेशा आपका जवाब आपका 25 ही है। आपके क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 में दिया है दो धन पूर्णांक ए बी के लिए a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में बोला जाए। इसका देखिए स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अंतर्गत, ये ध्यान देने का। तो इसमें जो आती है वो आता आपका a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आर कहने का मतलब है आपका रिमाइंडर, रिमाइंडर कहने का मतलब है रिमाइंडर जब भी आती है, जैसे आप देख लीजिए 2 है, 5 है और ये 2 टाइम में करेंगे 4, 1 हो जाएगा। तो रिमाइंडर हमेशा इससे छोटा होता है। रिमाइंडर जो है भाजक से मतलब शेष, भाजक से शेषफल हमेशा छोटा होता है। तो भाजक कहने का मतलब क्या है, ये b। भाजक कहने का मतलब क्या है, b। ये q आ गया, ये q है, ये आपका a है। तो ये q जो है, r जो है हमेशा क्या होगा, r हमेशा b से छोटा होगा, r हमेशा b से छोटा होगा। लेकिन 0 से बड़ा या बराबर हो सकती है, 0 से बड़ा या बराबर हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, r हमेशा b से बड़ा होगा, गलत बात है, b से कभी बड़ा r नहीं होगा। r 0 से छोटा होगा, ये भी गड़बड़ बात, 0 से छोटा कहाँ जाएगा। b से छोटा होगा, ये सही है। नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस नहीं कर सकते हैं, पूरा नहीं दिया तो हम आधा में भी काम कर सकते हैं, कोई गलत बात नहीं। आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपका क्या है, यदि tan थीटा बराबर P5/12 तो cos थीटा का मान ज्ञात किया होगा। तो tan थीटा कहने का क्या मतलब है, 5/12। आपका ऊपर वाला जो पोर्शन है वो आपके परपेंडिकुलर को डिनोट करता है और ये आपके बेस को डिनोट करता है। तो cos की बात करें तो cos थीटा की बात करें तो cos के लिए आपको b/h की जरूरत है, इसका मतलब हाइपोटेन्यूज की भी जरूरत है आपको। तो आप h कैसे फाइंड कीजिएगा, h आप जो है बौधायन ट्रिक्स है या तो फिर उसको पाइथागोरस भी बोला जाता है, तो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो बौधायन ट्रिक्स के अनुसार जो है वो क्या है देखते हैं, h² इक्वल टू b²। h फाइंड कीजिएगा, अंडर रूट कीजिएगा p² प्लस b²। क्लियर हो रही है, शायद आप लोग को नहीं दिख रही होगी। तो फिर इधर कर देते हैं इसको यहाँ पे। तो h इक्वल टू p का मान देख लीजिए कितना है, 12 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर। तो 12 बोले तो 144 जोड़ 5 का स्क्वायर करे तो 25, 169 आ जावत है, जिसका आपको कैलकुलेशन 13। तो h आपका कितना हो गया 13, h आपका आ गया 13। तो आपका cos थीटा का जो वैल्यू होगा cos थीटा इक्वल टू p/h। p बोले तो p तो आपका दिया ही 10 में 5 है, h बोले तो 13, 15/13। देखिए आपका ऑप्शन नंबर कहाँ है, सॉरी 5/13, 5/13 बी इज करेक्ट ऑप्शन। 6 नंबर देखते हैं, बहुपद x² - 5x + c का शून्यक है। इनमें से देखिए आपका शून्यक कौन सा है, शून्यक बोले तो इसको कहते हैं जीरोज। जीरोज मतलब इनमें से x का मान कौन सा रखा जाए, जबकि 2 चर वाले रैखिक सॉरी द्विघात बहुपद है। जब द्विघात बहुपद है तो इसका सोल्यूशन 2 होगा। जब रैखिक समीकरण होती है तो उसका सोल्यूशन 1 है, त्रिघातीय समीकरण है तो उसका सोल्यूशन 3 है। तो जब ये द्विघात समीकरण है तो इसका सोल्यूशन 2 होगा। तो आपका इक्वेशन है x² - 5x + 6। इसके लिए क्या करें, तो सबसे पहला पॉइंट से रखते हैं -2 और 3 रखते हैं। जब -2 रखते हैं इसके पास तो -2 रखने के बाद ये 4 हो जाएगा
-2 है तो +5 2 जा 10 +6, ये 0 नहीं हो रहा। चलिए दूसरा रखते हैं, ये होगा ही नहीं, 2 रखते हैं। तो 2 रखने के बाद 2 रखने का मतलब ये आ रहा है कि 2 4, ये रखे तो 2 5 -10 +6 6 4 10 0 2 अप्लीकेबल, लेकिन 2 देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, इनमें से कोई पॉइंट हो जाता। नेक्स्ट रखते के देखते हैं 3, आपका उस पॉइंट में दूसरा क्या था 3 था, 3 रख के देखते हैं 3 3 जा 9 -5 13 15 +6 9 6 15 -15 = 0। दैट मीन्स आपका ये 2 3 जो है वो आपका इस शून्यक का, सॉरी इस बहुपद का शून्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 7 नंबर। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? इसके पहले आपका क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन बहुपद है, तो हमने बताई भी थी आपको कि जब चर के ऊपर अगर पावर होल नंबर हो, चर कहने का मतलब है कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं, अगर उसके ऊपर पावर होल नंबर हो तो वो बहुपद होगा, अगर ना हो तो ना होगा। तो देखिए यहाँ पे इसके ऊपर बहुपद है 1, इसके ऊपर 1, ये है गया बहुपद 3 1 हो गया, ये 3 होल नंबर है, 2 होल नंबर है, 1 होल नंबर है, बहुपद है। यहाँ पे गौर के देखिए, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो x 10⁻⁻1 हो जाती है, जो कि ये इंटीजर है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। इसका मतलब 7 का डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट है। तो देखते हैं दूसरा नंबर, ये 8 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, किसी समकोण ABC में एंगल B = 90 डिग्री, AB = 3 cm, BC 4 cm हो तो AC का मान क्या करिए। गौर कीजिएगा, एंगल B समकोण दे दिया, दैट मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल। आप इधर देखिए क्वेश्चंस, ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ आपका, आपको एंगल B दे दिया गया है 90 डिग्री, AB दिया है आपको AB दे दिया है आपको 3 cm, BC दे दिया 4 cm। तो इसी हिसाब से आप बोधायन परिमेय के हिसाब से आप कह सकते हैं ये 3 ये 4 तो ये 5 होगा। कैसे होगा देख लीजिए, AC बराबर होगा √3 का स्क्वायर जोड़ो 4 का स्क्वायर, 3 4 कहने का मतलब है 9 जोड़ 16 बराबर 25 ±5। तो ±5 कहने का मतलब ये है कि आपका AC का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 5 होगा, मतलब 8 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए 9 देखते हैं। 9 में दिया गया बिंदु -5 0 और 0 5 के बीच की दूरी है 5 इकाई, 5√2 इकाई, 10 इकाई और 2.5 इकाई। तो ये जो आपका है ये आपका निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक्स का क्वेश्चन है। तो इसमें से दूरी निकालने के लिए फार्मूलाज होती है, दूरी के लिए फार्मूला होती है √x1 - x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो इसमें से ये हुआ x1, इस बिंदु का अपन लिया x1, ये हो गया y1, x2 ये हो गया y2। वैल्यू पुट कर दिए, कोई मतलब दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो गौर कर देखिए x1 का मान कितना है, x1 बोले तो -5 माइनस है तो माइनस, x2 का कितना मान है, x2 आपका देखिए 0 हुआ, 0 रख दिए का स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। प्लस है तो प्लस कर दिए, 4 y1 है तो y1 का यहाँ देखिए गौर करके, ये y1 जीता है 0 है, 0 कर दिए, माइनस है तो माइनस कर दिए, y2 का वैल्यू कितना है 5 है, 5 कर दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत शायद नहीं होगी। अब करते हैं 5 माइनस ये गया तो 5 माइनस माइनस तो -5 का स्क्वायर जोड़ -5 इसका है, इसके ऊपर भी स्क्वायर होगा तो ये 25 जोड़ 25 आ गया बराबर अंडर रूट में है तो इसका आएगा 5√2। तो 5√2 यूनिट करने का मतलब ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका सही है, देख लीजिए अच्छी तरह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में बहुपद gx है, gx = x² + 9x + 20 है तो gx का एक शून्यक होगा। हम बताए थे शून्यक अगर पूछा जाए तो आपको नीचे जो ऑप्शंस दी गई है उनमें से आप x के जगह पे वैल्यू पुट कर दे। 9th क्लास में आपके बहुपद में ऐसा करवाया गया था।
तो आप क्या करें, कुछ नहीं करें, इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दें, जो आपका सोल्यूशन आ रहा है तो वो कीजिए। नहीं तो दूसरा व्यवस्था ये होगा, आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करने में आपका ज़्यादा टाइम है, ऑब्जेक्टिव्स है, तो इसमें आपको सिंप्लीफाई नहीं करनी है, तो आपको इसमें करना है वैल्यू पुट करनी है। देखिए तो इतना तो श्योर है, सारा का सारा पॉजिटिव है, इसका मतलब कोई एक नेगेटिव आएगा तभी कटेगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। और ऑप्शन डी का मान भी रख के देखिएगा तो आ जाएगा, इसको रखिएगा तो नहीं आएगा, इससे नहीं आएगा, इससे नहीं आएगा, डी से आ जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x 20, तो हमको वैल्यू पुट किसका करना है, एक्स का। तो यहाँ पे वैल्यू अगर देख लेते हैं 4 करके, तो 4 का स्क्वायर जो 9 इंटू 4 जो 20, तो पॉजिटिव है तो देखिएगा पॉजिटिव है, जब नेगेटिव आएगा नहीं तो वैल्यू हमेशा इंक्रीज ही करते रहेगा, डिक्रीज कभी नहीं करेगा। इसके लिए माइनस की चाहे जरूरत है, देखिए ये 16 हो गया, 9 चौके 36 हो गया, जोड़ भी, ये हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा, कट के 0 नहीं आएगा। तो -5 रख के देखते हैं, तो -5 का स्क्वायर जोड़ 9 इंटू -5 जोड़ 20, तो ये 25 हो गया जो पॉजिटिव होगी, ये 45 होगा माइनस में, और ये प्लस 20 में, तो ये दोनों ऐड होगा, ये सब्ट्रैक्ट होकर 0 आ जाएगा। करके देख लीजिएगा, आप लोग तेज आदमी है, विद्वान आदमी है, तो इतना तो कर ही सकते हैं। तो 5 नंबर इज करेक्ट, रीजन भी पता चल गई। चलिए आगे देखते हैं। यदि भाग एल्गोरिदम ax प्लस बी क्यूब प्लस आर में b इक्वल टू 4, q इक्वल टू 5, r इक्वल टू 7 हो तो a का वैल्यू क्या है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, b हुआ, q हुआ, r हुआ, इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, आ जाएगा, बस कुछ नहीं, देखना सिंपल है। a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो इक्वल है तो इक्वल कर देंगे, a का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। b का वैल्यू देखिए आपके लिए क्या है, 4 है, कर दिए, इंटू कुछ नहीं। q का वैल्यू कितना है, 5 है। r कितना है, 7, 5 चौके 20 प्लस 7 इक्वल टू 27। क्या समझ में आ रही है, हमको विश्वास है कि लगता है कि सही आ रही है। तो 27 सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो 12 नंबर क्वेश्चन बोल रही है द्विघात बहुपद px बराबर इस तरह से दिया गया है, px बराबर है bx स्क्वायर प्लस ax प्लस c, जो जहां दिया गया b नॉट इक्वल टू 0, अगर b इक्वल टू 0 दे देगा तो फिर ये द्विघात बनेगा नहीं, क्योंकि अगर ये 0 आ गया तो फिर ये 0 हो जाएगा, तो ये आपका रैखिक समीकरण बन जाएगा, इसीलिए b नॉट इक्वल टू 0 दिया गया है। तो जब आपका द्विघात समीकरण कुछ इस तरह का रहता था, गौर करके देखिएगा, बहुत थोड़ा सा घुमा के सवाल किया गया। तो जब आपका द्विघात समीकरण रहता था ax प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो फिर जो है, तो उस समय जो है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया रहता था, अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू था वो था c/a। तो इस तरह के इक्वेशन के लिए ये था, तो मतलब इसके जगह पे और इसके जगह पे जो है, तो अभी जो अल्फा इंटू बीटा आएगी वो होगा, इसके जगह पे c, तो इसके जगह पे c ही है, चलेगा भैया। इसके जगह पे बट b है, तो c/b आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर c/b, c इज करेक्ट। देखिए c थोड़ा सा भारी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, इस क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है, मिल जाए। सबसे पहले देखते हैं ए नंबर, ए में है √9। √9 करने का मतलब है, √9 को अगर हम इससे बाहर निकालें तो ये 3 आ जाएगी। √16 की बात करें तो ये 16 रूट से बाहर आएगी तो 4 आ जाएगी। 121 की करें तो ये आ जाएगा 1 √8 की बात करें तो 8 को हम जब फैक्टराइज करते हैं तो √8 करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आती है। ये दोनों से 2 बाहर अगर आ गए तो ये 2 बच गया। 2 बचने का मतलब है कि ये अपरिमेय संख्या के रूप में, तो इसका मतलब √8 जो है आपका डी नंबर ऑप्शन वो सही है कि ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है, ये सब एक परिमेय संख्या। तो निम्नलिखित में कौन सा रूप प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक Q के लिए सत्य है? तो बोला जा रहा है कौन सा रूप आपका, एक ये रूप दिया है, ये रूप दिया है, ये रूप दिया है, धनात्मक समपूर्णांक Q के लिए सही है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। देखते हैं उसके लिए क्या है। 5Q लेते हैं, Q के जगह पे 1 रख दिए तो 5 हो गया, जो कि एक परिमेय से 2 रख देते हैं, 5 दूनी 2 तो ये 10। अगर यहाँ हम सम रखते हैं तो ये सम होगी, नहीं रखते हैं तो नहीं होगी। तो इसका मतलब ये तो सम नहीं होगा भैया, ये सम नहीं होगा। सेकेंड नंबर देखते हैं Q के लिए, दूसरा 2Q है,
2 गुना 1 तो भी सम, 2 गुना 2 तो भी सम, मतलब इसमें 2 आ ही गई तो इसका मतलब ये सम पूर्णांक के रूप का है। तो q प्लस 1 जब ये सम है तो एक जोड़ेंगे तो ये भी सम हो जाएगा, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, जबकि ऑप्शन करेक्ट हो गया तो फिर नन ऑफ दिस क्यों करें। तो 15 नंबर में देखिएगा क्या है, सभी वर्ग होते हैं समरूप सर्वांशम ए एवं बी दोनों, या नन ऑफ दिस। तो कहने का मतलब है वर्ग सभी सर्वांशम तो हो, क्योंकि वर्ग की अगर साइड बराबर हो, वर्ग की अगर साइड बराबर हो तो वो सर्वांशम होगी, लेकिन वर्ग की साइड बराबर हो अथवा ना हो इससे कोई मतलब नहीं है। तो सारे वर्ग समरूप होते हैं, सारे समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 16:25 के अनुपात में हो तो उसकी परिधि का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिएगा R1 16 है, R2 कितना 25x है। तो देखिए ये रेशनल टाइप का रेशियो है, तो इसमें कुछ ना कुछ कॉमन आएगी, तो हम उस कॉमन को x ले लिए बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स को फ्रेश करने के लिए। लेकिन अगर हम 16 और 25 ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है सोल्यूशन के लिए, लेकिन मैथमेटिक्स के हिसाब से इसको अगर ये रेशियो में है तो कोई ना कोई कॉमन संख्याएं होगी। तो जब त्रिज्याएं ये 16:25 हो तो उसकी परिधि क्या होगी, परिधि करेंगे मतलब 2 पाई, और दोनों का 2 पाई और पाई खत्म, जो ये वही ये, तो ये भी होगा 16:25। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 17 में, बोला जा रहा है यदि y 4 से छोटा है तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। इसको देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखते हैं। अगर ये 4 से छोटा होगा तो हमेशा के लिए सही, क्या 4 से छोटा करने मतलब 1 2 3, यहाँ पे अगर 3 रख दे तो 4 6 18 18 जो 24 से छोटा, ये सही हो सकता है। कुछ भी रख के देख लीजिए, वो हमेशा 24 से छोटा होगा। दूसरा यहाँ रखते हैं कुछ 2 रख दिए, 6 दूनी 12 जो ये बड़ा है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि अगर यहाँ कुछ रख दें 4 ना तो 3 रखें, 4 3 12, 4 से छोटा नहीं है, ये भी गलत है। यहाँ रखते हैं, ये बोला जा रहा है यहाँ पे क्या रखा जाए। अगर यहाँ पे मान लिया कि रख दिए 2 तो ये 4 से बड़ा हो गया, 2 रख दिए तो 2 6 दूने 12, 4 से बड़ा है। यहाँ पे 4 से छोटा तो -2 भी रख सकते हैं, तो -2 रखने का मतलब है -12 जो 4 से बड़ा नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तो 17 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 18 में क्या है, किसी समकोण त्रिभुज PQR में एंगल P = 90 डिग्री, PQ3 PR4 RQ कितना है 5 है, तो साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करनी है। गौर कीजिएगा, देखिएगा एक समकोण ट्रायंगल बनाना होगा, बना लिए। P को 90 डिग्री देनी है, Q R PQ3 PR4, तो ये आप जानते हैं कैसे होगा। इसके पहले वीडियो में हमने निकाल के भी दिखाया था पाइथागोरस प्रमेय से। ये फिर 5 हो जाएगा, तो साइन थीटा बोल रहा है, साइन थीटा की बात कर रहा है, और साइन थीटा नहीं है, सॉरी साइन क्यू है, ये साइन क्यू है। साइन क्यू कहने का मतलब है इसके लिए साइन, तो इसके लिए पी ए एच ए, तो 4/5 4/5 आपका ऑप्शन डायरेक्ट ये सही है, दूसरा चेक नहीं करना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अल्फा 45 डिग्री हो तो साइन, इसके लिए आपको एक फार्मूला भी आती है, दूसरा आप वैल्यू पुट करके भी फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो जब थीटा अल्फा दे दिया आपको 45 डिग्री, तो इसका 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या था, 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो वैल्यू पुट कीजिए, साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री, जानते हैं ये दोनों इक्वल होती है, इसका वैल्यू
ये है 2 2 2 इक्वल टू 1। दूसरा इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इस फॉर्मूले पे क्या कीजिएगा, ये थीटा कितना होगा आपको मेजर करनी है, तो वो ये निकालना है, इसका पूरा का मान निकालना है। तो साइन 2 थीटा करने मतलब 2 साइन 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है तो यहाँ 45 डिग्री कर देंगे। तो यहाँ जब 45 डिग्री हो जाएगी तो साइन 45 दूनी 90 डिग्री है, साइन 90 का मान 1, दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 20 में दिया है 3 cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। 3 cos 60 डिग्री में देखते हैं √3 cosec 60 डिग्री इक्वल टू वाट, ये किसके बराबर आती है। तो cosec 60 डिग्री का वैल्यू पुट करते हैं। cosec 60 डिग्री करने का क्या मतलब है, 2/√3, क्योंकि ये साइन का अपोजिट होता है, इसको √3 कर दिए, ये ख़त्म हो गया, ये 2 आ गया। तो 2 किस में आती है, तो 2 किस में आएगी, गौर करके बताइएगा। cot 60 में तो आएगी नहीं, cos 60 में आएगी नहीं, इसमें नहीं, sec 60 में आएगा। किस में आएगा, sec 60 डी। तो 20 का आपका ऑप्शन डी क्या होता है, सही हो रहा है। sec 60 डिग्री होता है cosec 30 का, तो cosec 30 का वैल्यू भी 2, इसका वैल्यू भी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 नंबर। बिंदु 5/2 और -7/2 किस पाद में स्थित है। पाद करने का मतलब है कोऑर्डिनेट, किस क्वाड्रेंट में स्थित है। तो जैसे देखिए हमने पढ़ा है कि इसमें प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस होता है, इसमें प्लस माइनस होता है। तो हम इसके ओनली साइन से बता देंगे किस पाद में है। तो फर्स्ट आपका पॉजिटिव है, सेकंड इज निगेटिव, तो इसमें भी देखेंगे पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव कहाँ है, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव यहाँ है, तो ये चतुर्थ पाद में है। तो बिना सोचे आप ऑप्शन डी सही कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 22 में देखेंगे कि ट्रायंगल PQR में ST पैरेलल है QR के एवं PS बटे SQ 3/5 है, तो है यदि PT बराबर इतना है तो PR क्या होगा। चलिए देख, सबसे पहले हम PQR ट्रायंगल को बना के देखते हैं कैसा ट्रायंगल बन रहा है। PQR ST पैरेलल है QR के, इसका मतलब यहाँ पे एक ST लाइन है, कोई दिक्कत नहीं। तो बोल रहा है PT 1.8 है, ये पैरेलल है, ये थेल्स परिमेय को फॉलो करेगा। PT 1.8 है। अब PS/SQ तो PS यहाँ से PS/SQ, तो PS का जो रेशियो है 3 है, तो ये 5 है। तो कहने का मतलब ये हो गया 3/5 इक्वल टू 1.8/RT। TR या RT कुछ भी कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो RT फाइंड करनी है, तो RT फाइंड करने के लिए ये RT यहाँ हो जाएगी 1.5 इंटू 5/3 0.6। आपका ऑप्शन 3 जहाँ भी है वो सही हो जाएगा। तो कैलकुलेशन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा 1.5 है, कटने के बाद ये 3 आएगा, ऑप्शन 3 क्लियर। बहुपद सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 में क्या बोला गया है कि बहुपद x² जोड़ px प्लस 12 का 1 0 3 हो तो p का मान क्या होगा। तो बहुपद करने का मतलब ये px है, px कितना है आपका x² px प्लस 12। तो इसमें बोल रहा है शून्य करने का मतलब होगा x का वैल्यू है 3। तो यहाँ पुट करके देखते हैं, ये जबकि पे 3 आएगा तो 3 का स्क्वायर जोड़ ये 0 के बराबर होना चाहिए, p इंटू 3 जोड़ 12, तो ये 9 जोड़ p 3p 12 9 और 12
21 बराबर 3p, ये गया माइनस में 7, तो p का मान कितना आ गया -7। आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 कहने का 4 में बोला गया है किसी त्रिभुज PQR में PQ का स्क्वायर बराबर है PR के स्क्वायर और ये PQ के स्क्वायर से, तो एंगल R की माप क्या होगी? तो बिना सोचे बोल दीजिएगा वो 90 डिग्री, क्योंकि ये पाइथागोरस को फॉलो करता है और ये पाइथागोरस ट्रिक ही है जिसको कि जो उससे पहले बौद्धायन परिमेय था। 25 में देखेंगे यदि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा तो अल्फा का वैल्यू कितना होगा? तो देखिए ये आपको डिग्री में दिया गया है, इसमें डिग्री नहीं है, दैट मीन्स ये रेडियन में है। तो थीटा डिग्री करने का मतलब रेडियन में जब उसको कैलकुलेट करेंगे तो π/180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? π/180। थीटा डिग्री रेडियन का वैल्यू होता है π/180। तो आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट है। देखिएगा tan 70 डिग्री इंटू कॉट 70 डिग्री, चूँकि जानते हैं ये पूरक कोण वाले फार्मूला के हिसाब से tan जो है कॉट का पूरक होता है। तो इसमें कहने का मतलब क्या है कि जब tan और कॉट हो, एंगल समान हो, तो डायरेक्ट ऑप्शन ए को हिट करते हैं। आगे हम जब ट्रिक को पढ़ाएंगे तो हम इसको विस्तार पूर्वक बताएंगे। देखिएगा 27 में बोला गया है 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो 45 करने का मतलब है इसका वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर भी 1। देखिएगा 1 जोड़ 10 45 का स्क्वायर 45, यहाँ पे स्क्वायर 1 जोड़ 1 का स्क्वायर बराबर 1 जोड़ 1 2, बट इधर करिएगा एक और है दूसरी तरफ, ये भी 1 होगा, तो 1 में 1 गया 0, तो फिर ये 0, तो इधर 2 इधर 0 इक्वल टू 0। आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं 28 में दिया गया यदि a/2 बराबर 45/2 तो साइन 45 डिग्री बराबर क्या होगा? साइन 45 का इसमें जरूरी नहीं है कि आप यहाँ वैल्यू देखिए, क्योंकि 2 कट ही जा रही है। एंगल ए का वैल्यू है 45 डिग्री, तो 45 इसको देने का कोई ज़्यादा मीनिंग नहीं है। ये डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू फाइंड करने की बात कर रही है, तो साइन 45 का जो वैल्यू है वो आपने टेबल में पढ़ी भी है 1/√2। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए हम आपके अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 में आपसे पूछा जा रहा है √2 tan 45 डिग्री का मान बराबर है किसके? तो √2 tan 45 डिग्री को पहले सॉल्व सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद बताते हैं। √2 tan 45, √2 हो गया, tan 45 1 हो गया, √2। देखिए इसमें से √2 किसका वैल्यू है? √2 1/√2 sin 45 है, तो उसका अपोजिट में चला जाएगा cosec 45 डिग्री। चलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यदि साइन थीटा इक्वल टू एक्स तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर वाट? देखिए साइन थीटा एक्स के बराबर है, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? 1/x होगी ना। तो इसका स्क्वायर करने का मतलब क्या हो जाएगा? 1/x स्क्वायर। आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। कोई दिक्कत जी नहीं। चलिए अगला देखते हैं। यदि 3 थीटा, क्या बोला जा रहा है? यदि 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो 30 डिग्री करने का मतलब क्या है? थीटा आपका कितना निकल गया? 30 डिग्री। तो cot 30 का मान कितना होगा? cot 30 का मान, तो जो tan 30 का tan 60 का हो और tan 60 का मान √3, क्योंकि देख लीजिए आपका सबसे पहले आता है 0, 1/√3, ये आपका आ गया 45 में, ये आपका चला गया 60 में। तो
तो टेन 60 का जो वैल्यू वही कॉट 30 का वैल्यू 60 में। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। यदि कॉस थीटा पी हो तो साइन थीटा क्या होगा? बोला गया है कॉस थीटा इक्वल टू पी, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? तो साइन थीटा करने का मतलब होगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होना चाहिए था, तब पी स्क्वायर थीटा होगा। तो 1 माइनस पी स्क्वायर थीटा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। वो कैसे हुआ देखिए, आपको दिखा देते हैं क्लियर। कॉस सेक 30 करने का मतलब है √3/2 है, इसका 0.172 से कुछ आ रही है। इसका tan 60 का वैल्यू देखें तो ये √3 है, ये भी tan 30 का मान 1 से अधिक है। tan 60 भी आ रही है। What is this number? 33 tan 60 नहीं tan 30 है। तो उन 33 में आपका एक ऑप्शन गलत हो गई थी, वो था tan 60 होता तो √3 आता, जो कि 1 से बेसी हो रहा था, इसलिए tan 60 नहीं दे करके आपको यहाँ होना चाहिए था tan 30, जो आपके क्वेश्चन में भी थी, गलती आपसे हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया y अक्ष से बिंदु -4 की दूरी है। y अक्ष से ऐसे मान लिए बिंदु कितना है -4 और 6, -4 6 यहाँ आएगा। तो ये जो बिंदु है ये यहाँ से मान लिए बिंदु है, तो -4 तो ये x एक्सिस को दिखा रहा है, तो y अक्ष ये हुआ तो दूरी तो ये दिखा रहा है, तो y अक्ष से इस बिंदु की दूरी कितना हो गया? x एक्सिस हो जाती है, क्या हो जाती है? x एक्सिस हो जाती है, दैट मीन्स -4 यूनिट। क्लियर हो रही बात है? तो आइए अगर ये 6 की बात करें तो ये x एक्सिस से दूरी हो जाएगा और ये y एक्सिस से दूरी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 में बोला गया है x अक्ष का समीकरण लिखें। गौर करके देखिएगा, इधर ये आपका कार्टेशियन प्लेन हुआ, तो इसमें देखिएगा अगर हम लिखते हैं x बराबर 2, तो कहने का मतलब x बराबर 2 यहाँ लाइन आएगी, ये लाइन आपका दिखा रहा है x इक्वल टू 2, तो ये देखिए y के अकॉर्डिंग खिंचा रहा है, ये y के अकॉर्डिंग। जब लिखेंगे x बराबर 0 तो आ जाएगी ये लाइन, तो इसीलिए हमको दिखाना क्या है, x एक्सिस का समीकरण खींचना है, तो इसका समीकरण खींचना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, y इक्वल टू 0 करेंगे। तो आपसे ऑप्शन कितना है? 2 इज करेक्ट। दूसरा क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 में बोला गया है कि बिंदु 14 और 0 स्थित होगा किस पद में? तो 14 और 0, तो 14 0 करने का मतलब कि x का मान 14 है, y का मान 0 है, तो ये किसी पद में नहीं जाएगी, ये आपका एक्सिस पे ही रह जाएगा, जिस एक्सिस का नाम है x एक्सिस। तो कहाँ रह जाएगा? ये ऑप्शन सी इज करेक्ट, x एक्सिस पे रहेगा भैया। 37 में है निम्न में से कौन दो समान कोणिक त्रिभुज से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य प्रतिपादित किया था? तो पाइथागोरस ने तो परपेंडिकुलर और बोथ साइड के बारे में बताया था, तो थेल्स ही ऐसे थे जिन्होंने कि समान कोणिक त्रिभुज को समरूप बताया था। थेल्स के परिमेय के अनुसार ही ऐसा संभव हुआ है। तो थेल्स जी थे जिन्होंने दो समान कोणिक त्रिभुजों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य दिए थे। बोले थे कि अगर किसी दो त्रिभुज का सभी कोण समान हो तो वो एक दूसरे के समरूप होंगे। चलिए, दो रैखिक समीकरण के आलेख समांतर रेखा है, तब रैखिक युग्म का हल क्या होगा? तो गौर करके देखिए, दो रेखाएं समांतर है तो कहीं क्रॉस नहीं कर रहा है,
जब ये एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? ऑप्शन एक नंबर सही है, कोई हल नहीं होगा। अगर ये रेखा इसके ऊपर होती तो अनेक हल होती, ये रेखा एक दूसरे को काट रही होती तो एक हल होती है। तो यहाँ पे ये कहीं क्रॉस नहीं कर रही है, एक भी कट नहीं है, इसीलिए इसका कोई हल नहीं होगा। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जो परस्पर त्रिकोण पे मिलती है। देखिए ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, दैट मीन्स ये और ये बराबर है, जो कोण C पर समकोण बनाती है। देखिए ये कोण C पे समकोण बनाती है, इसमें कौन सत्य है? ये तो लेके दे दिया, कहने का मतलब है AB का स्क्वायर बराबर होगा AC का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। तो AC और BC बराबर है, तो AB की जगह पे AC या BC, देखिए AB कहीं नहीं है, AB यहाँ है, तो 2AC हो जाएगा। तो AB की जगह पे 2AC, मान लीजिए AB AC तो 2AC स्क्वायर। कोई दिक्कत? जी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 40 में आपसे पूछा गया है, यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप हो तो इसे सांकेतिक रूप से सूचित करते हैं। देखिए समरूप त्रिभुज को ऐसे सिमिलर दिखाते हैं और सर्वांशम को ऐसे दिखाते हैं। सर्वांशम बोले तो कॉन्ग्रुएंट, समरूप बोले तो सिमिलर, और इक्वल को कैसे दिखाते हैं? कोई अगर त्रिभुज इक्वल है तो ऐसे दिखाते हैं। तो ये आपका साइन हुआ, ये आपका हो गया समरूप, ये हो गया सर्वांशम, ये हो गया बराबर। तो आपकी बात आ रही है कि समरूप कौन सा है, तो समरूप आपको ये दिखा रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक ही सिंबल है ऐसा, इस तरह का, तो आपका ऑप्शन बी है क्या करेक्ट। 41 में आपसे पूछा गया है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर 12, BC बराबर 13, तो AC बराबर 5, तो एंगल ए क्या होगा? गौर करके देखिएगा। BAC, देखिए AB 12 है, ध्यान से देखिएगा, AB 12, AC 5, AC 5, BC 13 है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार से ये 12 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, दैट मीन्स 13 आपका हाइपोटेनस है। इस हाइपोटेनस करने का मतलब कर्ण है, और कर्ण के सम्मुख भुजा हमेशा 90 डिग्री होती है। तो एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए ऑप्शन कहाँ है, एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, ऑप्शन सी सही है आपका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका 42 आ रही है, यदि त्रिभुज समकोणिक हो तो त्रिभुज होते हैं बराबर। देखिए बोला जा रहा है त्रिभुज समकोणिक हो, समकोणिक कहने का मतलब ऑल एंगल बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो क्या होगा? बराबर होंगे, असमान होंगे, समरूप होंगे। मैंने आपको बताया समरूप होगा। यहाँ देखिए ये समरूप और ये समरूप बराबर है। त्रिभुज दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे यदि समान कोणिक हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 में देखिए क्या होता है। सभी सर्वांशम आकृतियां होती है, सर्वांशम आकृतियां क्या होती है? समांतर होती है, ये समरूप होती है। इतना तो श्योर। समांतर कहने का मतलब है कि सर्वांशम आकृति से जितना भी सर्वांशम आकृति है वो सारे पहले बराबर होते हैं। तो बराबर का ऑप्शन आपको दिया नहीं गया है, बराबर होते हैं और वो समरूप भी होते हैं। तो इसमें आप कह सकते हैं कि सारे सर्वांशम आकृतियां समरूप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 में देखिए क्या पूछा गया आपसे। त्रिभुज ABC में D पैरेलल है BC के। त्रिभुज ABC में DE पैरेलल है BC के। DE ये दोनों क्या है? पैरेलल है BC के। AD और BD 2:3 में मतलब कि 2:3 है। AD DB AD 2:3 में है। AE आपको 5 दिया गया है, EC फाइंड करनी है। देखिए थेल्स प्रमेय के अनुसार आप इसको कह सकते हैं AD बटे DB इक्वल टू
ये ई बटे ई सी, थेल्स परिमेय के थ्योरम से आ रही है। आपको ज़्यादा होगा तो हम कभी आई क्वेश्चंस में तो थेल्स परिमेय वो भी क्लियर करेंगे। यहाँ तो हम पूरे चैप्टर 1 भी नहीं पढ़ाएंगे, यहाँ आपके सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन होगा। हमने इस क्वेश्चन को बनाने में लेट भले कर दिए, अगले क्वेश्चन को बहुत जल्द करेंगे। चलिए देखते हैं। तो ए डी कितना है 2 है, डी बी कितना है 3 है, ए ई कितना है 5 है, ई सी फाइंड करनी है। ई सी अगर इधर आएगी, वाट अगर इधर आ गया तो इसकी वाट लग जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो वाट होने का मतलब है 5 3 ज़ा 15 बाय 2 बोले तो 7.5। 7.5 कहाँ है भैया? यहाँ ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 में पूछा गया आपसे कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है। द्विघात बहुपदों के शून्य की अधिकतम संख्या होती है। देखिए शून्यकों की अधिकतम संख्या कहने का मतलब है, द्विघात बहुपद में कहने का मतलब है कि चर पद पे कितना है पावर 2, चर पद पे पावर 2। अगर 3 हुई तो त्रिघाती बहुपद हुई, तो जितने घाती बहुपद हैं उनके शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। मतलब कि एक्स स्क्वायर कहने का मतलब है कि एक्स टू द पावर 2, तो इसका मतलब है इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी 2। यहाँ है आपका 2। तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46 निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 तथा गुणनफल -3 है। देखिए इसमें क्या बोला गया, आपको शून्यकों का योगफल कितना पूछा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3, जिसको कि -b/a बोला जाता है। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा -10, जिसको c/a कहा जाता है। तो यहाँ कहने का मतलब है आपका b कितना आ रहा है, अगर मान ली सब में कॉमन है, ये कॉमन है, a का मान कॉमन मतलब इकाई हो सकती है, लेकिन आप b क्या बोलिएगा -3 और c आपका कितना होगा -10। तो इस हिसाब से द्विघात लिखने का जो रूप होता है वो देखिए कैसे होता है। द्विघात को हम कैसे लिखते हैं, द्विघात समीकरण को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन को फॉलो ये करता है। तो यहाँ a तो आपका 1 है तो x स्क्वायर हो गया, b ये प्लस ही रहने दीजिए, b के जगह पे -3x है तो x प्लस -10 0 प्लस -10 प्लस -3x प्लस एक्स स्क्वायर -3x एक्स स्क्वायर x स्क्वायर -3x -10, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। तो 46 का ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 में पूछा गया है यदि a और b अभाज्य संख्या है तो a और b का लघुत्तम क्या होगा। अभाज्य संख्या कहने का मतलब है अभाज्य में एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ नहीं होता है, और एचसीएफ जो है किसी भी दो संख्याओं में जितनी भी उसको उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो सारी होती है। तो अभाज्य संख्या कहने का मतलब है वो क्या होगा, मान लिया कि ए भी अभाज्य है, और सॉरी एलसीएम पूछ रहा है, एचसीएफ नहीं पूछ रहा है, तो एलसीएम तो ए भी है, तो इसमें कुछ कॉमन नहीं है इसीलिए इसका एलसीएम क्या होगा ए इंटू बी, दैट मीन्स ए बी ऑप्शन डी इज करेक्ट। और एचसीएफ पूछता तो ओनली 1 आती, एचसीएफ में ओनली 1। 48 में है निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। निम्न में से अभाज्य संख्या कहने का मतलब है उसका एक और स्वयं के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं होता है। देखिए एक 21 का क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 21 होगा, 29 का कोई नहीं होता है, गौर करके देख लीजिएगा। ये लोग ये सब आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। नेक्स्ट है त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है। तो इसमें आपको मैंने बताया था यहाँ द्विघात के बहुपद के शून्यकों की संख्या, द्विघात मतलब कि द्विघाती तो पावर 2, तो शून्यकों की संख्या 2, त्रिघाती है तो x टू दी पावर 3 इस तरह से आगे लिखाएगा। तो x टू दी पावर 3 इसका मतलब इसके जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी होगी 3। तो त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या 3।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 में देखते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का मोशो होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, ये दोनों का अगर एचसीएफ निकाला जाए तो इसका जो एचसीएफ होगा वो 4 2 में कॉमन आके 2 आ जाएगी। चलिए देखते हैं 2, 50 का 2। 51 में है दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है तो कितने अधिकतम हल संभव है। ये इसके पास एक ही समीकरण है, दूसरा समीकरण इसको करने के लिए नहीं है, तो इसके कहने का मतलब है इससे हम अनगिनत हल निकाल सकते हैं। कितने निकाल सकते हैं? अनगिनत। एक ही रेखा है, एक ही रेखा तो पूरे ग्राफ पे चलते रहेगा, तो इसका मतलब इसका अनगिनत हल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 में पूछा गया है आपसे कि आंकड़े 3 4 6 3 8 6 5 8 4 8 10 12 का बहुलक क्या होगा। इसमें से जो सबसे अधिक बार संख्या आई है वो इस आंकड़े का बहुलक होगा। तो सबसे ज़्यादा टाइम आया है 8, क्या आया है 8, तो आपका बहुलक होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग अंतराल 40 से 50 का वर्ग चिन्ह होगा। 40 से 50 का वर्ग चिन्ह कहने का मतलब है इन दोनों के बीच। तो 40-50 कहने का मतलब हुआ कि ये दोनों के बीच में क्या आएगा 45। इसको बीच निकालने का दूसरा मतलब होता है कि ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दे तो आ जाएगा। तो आप इसको वर्ग चिन्ह दो तरह से निकाल सकते हैं, तो 45 आ गया। बोला यदि p प्लस 3 p प्लस 6 p प्लस 9 एवं p प्लस 12 का माध्य 15 है तो p का क्या मान। सबको जोड़ के बना दीजिए माध्य। देखिए p जोड़ p प्लस 3 जोड़ p प्लस 6 जोड़ p प्लस 9 जोड़ p प्लस 12 कितनी संख्या है 1 2 3 4 5, ये बराबर है 15 के 5। तो ये आ गया इधर 45 15 5 75 1 2 3 4 5 5p जोड़ देखिए 3 6 9 9 18 18 12 40, ये उधर गया इस मतलब कि अपोजिट साइड आई तो 7 5 माइनस 30 बराबर 5p। 75 माइनस 30 इक्वल टू 45, 5p p इक्वल टू 9। तो आपके p का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है 9। ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए 9 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 में बोला गया है कि 3 5 10 8 का माध्य क्या होगा। माध्य के लिए क्या करते हैं सभी को जोड़ देते हैं 3 5 8 8 8 16 16 10 26 बाय 1 2 3 4 से सब्ट्रैक्ट सॉरी डिवाइड कर दें तो हो जाएगा ये 6.5। तो 55 का आ गया ऑप्शन सी 6.5 जो आपका बिल्कुल सही जवाब। 56 में देखिए क्या है घड़ी की घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में तय किया गया कोण। तो घड़ी की सुई देखिए 1 घंटे में कितना तय करेगी, ये 12 घंटे में 360 12 घंटे में 360 डिग्री तय करता है। कितने घंटे में 12 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना करेगी 30 डिग्री। कितने डिग्री 30 डिग्री। ऑप्शन से आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के तार को एक वर्ग का रूप दिया जाता है, इस वर्ग की भुजा होगी। तो 4a और उसका पैरामीटर दिखा दे तो 2πr। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के तार, तो आपको r दिया गया है 28। तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पुट कर दीजिए, ये ऑटोमेटिक निकल जाएगा। 4a 22 7 28 चौके 28 4 4 कैंसिल, a बराबर हो गया 22 दूनी 44। तो आपका इसमें से ऑप्शन हो जाएगा a 44। तो इस वर्ग की जो भुजा होगी, आपका जो साइड होगा a होगा वो कितना होगा 44। नेक्स्ट है 58 में पूछा गया है
यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या है। तो क्या बोला गया आपको, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर है आपका 2 पाई आर के। ये वृत्त का परिमाप हो गया, सॉरी परिधि हो गया, और ये वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। तो ये बोले दोनों बराबर है, तो आर का वैल्यू पूछ रहे थे, पाई पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर इक्वल टू 2r। तो ये आर से एक आर कैंसिल, तो आर का मान कितना हो गया 2। त्रिज्या की जो यूनिट होगी वो 2 यूनिट होगी। कितना होगी 2 यूनिट बोले या 2 इकाई बोले, कोई दिक्कत नहीं है। 59 में बोल रहा है कि 46 पाई क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास होगा। देखिए आपका जो यहाँ है 46 पाई, ये आपके एक वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर के। तो ये पाई से ये कैंसिल, ये आ गया अंडर रूट में आर, इससे आ गया 8। तो वो तो आपका आर निकल गया। आपको पूछ रहा है डी, तो 2r, 2 गुना r बराबर 16। तो आपका ऑप्शन आ रहा है बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी में देखिए 16 है सर। तो 8 का 2 गुना होता है डायमीटर, 2r इक्वल टू डी होता है, डी फॉर डायमीटर, डायमीटर बोले तो व्यास। 60 में बोला गया यदि एक वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो परिधि कहने का मतलब है सरकमफ्रेंस बराबर 2 पाई आर। सी बोला गया 462 इक्वल टू 2/7। आर दिया गया, आर आपको फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। देखिए 2 से सब डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा 2 3 1, 2 टाइम इसको इधर कीजिए 11, 11 दूनी 22, 21 बार में ये कट गया। फिर ये आपका पॉइंट में आ रहा है, तो ये आ गया 21/2 गुना 7। तो इसको हाफ करेंगे तो आ जाएगा 10.5 इंटू 7। ये आ गया 5 इंटू 7, तो 5 3 और 7 10 70 3 73, 73.5। आपका बी ऑप्शन इज क्लियर है। तो देखिए हम आज जो है फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर पूरी तरह से सॉल्व कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव का। अब इसके बाद मैं इसका जो बचा हुआ क्वेश्चन है सब्जेक्टिव, उसको भी मैं आपके पास जल्द लेके आ रहा हूँ। और मैं 9th का भी ऑब्जेक्टिव्स करवाऊंगा और 10th का भी, वो बहुत जल्द आपके पास मेरे सभी क्लासेस प्रेजेंट होंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।